कोई भी जिम जाना बुरी बात नहीं है, सबको जाना चाहिए। लेकिन जब आप जिम जा रहे हैं तो जिम में सबसे पहली बात है कि किस तकनीक से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सबसे पहले हमें वहाँ सीखना चाहिए। अब तनाव में आदमी क्या है कि तनाव एक ऐसी चीज़ है, तनाव तो सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। मैं अपने सभी मरीजों से कहता हूँ कि मैं आपको 4 शब्द बताता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा और वो आपके इतना काम आएगा। सो अर्न, EARN, तो यू हैव टू अर्न। इन 4 शब्दों को अर्न करना है आपको। अगर आपको नींद सही नहीं ले रहे हैं आप नींद, तो आप अपने बॉडी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जितना भी है, आप यकीन नहीं करते कि आपके ब्लड शुगर लेवल को वो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ भगाता है। 5 बार भी आपने ब्रीदिंग, 5 मिनट तो बहुत बड़ी चीज होती है, 5 बार भी कर ली। मतलब जितने में अपने सांस लिया, सांस छोड़ा, दोनों आप ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स का एक लूप ऐसा बनाइए और इसको आप 5 मिनट रोज प्रैक्टिस कीजिए। बस 5 मिनट, 5 मिनट में 5 मिनट देना है सिर्फ। 5 मिनट में आप अपने अंदर चमत्कार देखेंगे 15 दिन में। और पेरेंट्स भी मैं ये कहूँगा बच्चों के मामले में कि बच्चों को पर्पसफुली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराइए आप। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपनी मेन करियर शुरू करने से पहले ही इंजर्ड हो गए और उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस इंजरी के बाद में। वो खेलते रहे, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, वो पूरा करियर उनका तबाह हो गया उससे। मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं और आपको लगता है कि घुटने में दर्द और स्टिफनेस हो रही है, तो समझिए ये पहला साइन आर्थराइटिस का है। जो मेडिसिन है वो आपके पेन को कम कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइज आप करते हैं या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो आपके फ्यूचर को बेहतर बना रही है। क्या बात है। आप अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहाँ उनसे सलाह लें, वो आपको तरीके बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट के अनफिल्टर्ड और मैं हूं करुण कुमार। हम आज से अपने पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हमने ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनसे मिलकर नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव वाइब्स महसूस करने लगता है, जिनसे बात करने के बाद लगता है जैसे जिंदगी की कोई समस्या बड़ी नहीं, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। हर उम्र के लोगों के लिए उनकी सलाह रामबाण की तरह काम करती है। हम बात कर रहे हैं सीनियर न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सिरोही की, जिन्होंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल की है और जिनकी थेरेपी ने लोगों की जिंदगी बदल दी, जीने का नजरिया बदल डाला। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन, चूंकि आपने उसमें महारत हासिल की है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक फिजियोथेरेपी का एक फील्ड है। तो उसमें विशेषतः हम स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे प्रिवेंट करें। सबसे पहला तो प्रिवेंशन का जाता है कि किसी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इंजरी ना हो, तो उसके प्रिवेंटिव स्टेप्स हम पहले उठाएं। चोट अगर लग भी जाती है तो उसको हम कैसे रिहेबिलिटेट करें और दोबारा से रिस्टोर करें किसी भी प्लेयर को कि वो दोबारा से अपने खेल को जल्द से जल्द खेल पाएं। ये बात खाली प्लेयर्स की ही नहीं है, यही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो ये बात आम उसमें भी हमें देखने को मिलती है। जैसे जिम में कुछ इंजरीज हो जाती हैं, हमारे जिम में एक्सरसाइज करते हुए कॉमन इंजरीज हैं शोल्डर की या कुछ उस तरह से, तो हम उन सब चीज़ों पे, तकनीकों पे ध्यान देते हैं ताकि उन्हें वो इंजरी हो ना, और अगर इंजरी हो भी जाए तो हम उसे बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकें। तो स्पोर्ट्स इंजरी का जो एक मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में आता है। अब जिम की आपने बात कर ली, तो जरा वहीं अंदर पहुंचते हैं। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां भी वहां पर आजकल जा रहे हैं, क्रेज बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंजरी की बात आती है। वेट मैनेजमेंट जो उसकी बात होती है वो बहुत ज़्यादा अचानक ऐसा लगता है कि मस्कुलर बन जाए। लड़के खास तौर पे जो यंग लड़के हैं वो फिल्में देखकर आते हैं और उसके बाद बिना सोचे समझे वहाँ पर ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं। आप क्या उनसे कहना चाहेंगे, किस तरीके से सावधानी बरतें? देखिए, कोई भी जिम जाना बुरी बात नहीं है, सबको जाना चाहिए। लेकिन जब आप जिम जा रहे हैं तो जिम में
सबसे पहली बात है कि तकनीक, किस तकनीक से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सबसे पहले हमें वहाँ सीखना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक किसी न्यूट्रिशन के नहीं करना चाहिए, स्टेरॉइड से बचना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो ओवर ट्रेनिंग हम करते हैं कि जल्दी मेरी बॉडी बन जाए, तो एक कंसेप्ट है जो हम अपने स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ते हैं, टू मच टू अर्ली, कि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा आपको लेना है, उस कंसेप्ट पे बिल्कुल नहीं करना। ओवर एक्सरसाइज करेंगे, ओवर यूज़ अपने आप को करेंगे, ओवरलोडेड अपने आप को करेंगे, तो वो एक मुख्य कारण है सभी प्रकार की मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ का। तो मेरा सबसे ये कहना है कि आप जिम जाइए आराम से, प्रॉपर सही टेक्निक का मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ जो भी आपका ट्रेनर है, उससे पूछिए कि मेरा वार्म अप कैसे शुरुआत करूँ मैं? उसके बाद में स्ट्रेचिंग कौन-कौन सी करूँ मैं? जिस बॉडी पार्ट को आप जिस दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको प्रॉपर वार्म अप करें, उसको प्रॉपर आप स्ट्रेच करें, ताकि आपका जो बॉडी पार्ट है वो तैयार हो जाए आपके मेन एक्सरसाइजेस के लिए या मेन मशीन्स के लिए। तो यही है कि तकनीक सबसे पहले देखें, और किसी भी चीज़ में कोई भी अनावश्यक न्यूट्रिशन, स्टेरॉयड, इन सब से यंगस्टर्स को ज़रूर बचना है। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन वो कहते हैं कि भई शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनर उनकी बात को नहीं सुनेंगे और खुद से सारी चीज़ें शुरू कर देंगे, तो ये खतरनाक हो सकता बिल्कुल है। खतरनाक हो सकता है, हुँ, क्योंकि देखिए कि हर चीज़ का ना एक कॉम्पोजिशन है हुँ, कि प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए। हुँ, अमूमन एक जनरल आदमी जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज वगैरह करता है, तो उसका एक हुँ, कॉम्पोजिशन है कि 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें अपना हुँ, प्रोटीन लेना चाहिए। हुँ, बट अगर आप जिम जा रहे हैं और वहाँ घंटा 2 घंटा आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना हुँ, एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वो ही 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से हुँ, एक कंटेंट उसका निकल कर आता है, तो उसी हिसाब से वो ज़रूर लें। हुँ, तो उतना प्रोटीन हमें ज़रूरत है, जितना वर्कआउट हम कर रहे हैं, तो हुँ, मिनिमम 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से हुँ। प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो भाई प्रोटीन जो है वो सेवन करें, लेकिन उसका ख़्याल रखें कि मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। जिम में ही कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि यंग लड़के आते हैं, बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है और वहाँ पर ट्रेनिंग लेते अचानक हार्ट अटैक आ गया है। तो वो किस कारण से ऐसा होता हुआ दिखा है? हाँ, ये कोविड के बाद से चीज़ें देखने को काफ़ी हुँ, मिल रही हैं। हुँ, मुख्य कारण जो हमने देखा है कोविड के बाद से, एक हुँ, तो इन्फ्लेमेशन रह रहा है, वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन हम कहते हुँ, हैं उसे, और दूसरा हमारा है कि हार्ट मसल पर कोविड का फ़र्क पड़ा है, इस तरीके से। हुँ, दूसरी चीज़ें ये हैं, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, तनाव एक सबसे बड़ा एक हमारा दुश्मन कह लीजिए आप, हुँ, कि जो पूरी बॉडी की सिस्टम को वो तितर-बितर कर देता है। हुँ, फिर वहाँ जाके फिर अगेन ओवर ट्रेनिंग करना। हुँ, तो ये सारी सब चीज़ें हैं, अपने सिम्पटम्स को ना पहचानना, हुँ, कि आपको अगर चलने में या फिर ट्रेडमिल पे है कि आपको थोड़ा दर्द महसूस हुआ या थोड़ा-सा आपको भारीपन महसूस हुआ छाती में या चेस्ट में, उसको उस टाइम पे इग्नोर कर देना। हुँ, तो अगर ऐसा कभी आप महसूस करें, तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें, उनकी सलाह लें, दिखाएँ पूरी तरह से, और बस ओवर ट्रेनिंग से ज़रूर बचें। हुँ, हुँ। बिल्कुल और ये सिर्फ़ जिम में नहीं, जिम के बाहर भी देखा है कि आमतौर पर लोग बहुत कम उम्र के लोग, उन्हें भी दिल का दौरा पड़ रहा है। वो किस वजह से हो सकता है? तनाव एक फैक्टर तो हाँ, आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ और देखिए, भी हाँ, कारण? तनाव एक एक फैक्टर है। हुँ, मैंने जैसे बताया कोविड के बाद से ये चीज़ देखने को हमें हुँ, मिली है। हुँ, इन्फ्लेमेशन इन द वेसल्स हमारा है, हुँ, हार्ट मसल्स का हमारा कमज़ोर हो जाना, हुँ। ज़्यादा कैल्सिफ़िकेशन डिपॉज़िट हो जाना हुँ। हमारी आर्टरीज़ में या ऐसा उसमें। क्यों होता होगा? ये भी मतलब कि भई ऐसा देखिए क्यों देखिए हो रहा बहुत सारी चीज़ है? हैं। हार्ट अटैक की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हुँ, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज़, कि हुँ, वो हमारा एक फैक्टर है, सबसे ज़्यादा है कि हार्ट अटैक स्मोकिंग को प्रमोट करता है बेसिकली। हुँ, हुँ, सो ये चीज़ और तनाव, हुँ, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, हुँ, अब तनाव में आदमी क्या है कि तनाव एक ऐसी ऐसी चीज़ है कि आप किस जो एक एनर्जी लेवल है आपके हुँ, शरीर का, हुँ। वो आप ये फ़ील करते हैं कि आप थोड़ा-सा ये कमज़ोर हो गए, एनर्जी साइलेंट किलर ड्रेन, जिसको हाँ, कहते हैं। साइलेंट किलर, तनाव तो हुँ, सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, हुँ, और इसके बारे में हम हुँ, सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हुँ। और ये बहुत उनका सारी डिप्रेशन वजह, डिप्रेशन ये डिप्रेशन वो एक हो बहुत बड़ा जाते हैं। वो कारण है। हुँ, ब्लड प्रेशर एक सबसे बड़ा कारण है तनाव का। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी हुँ, आपको हार्ट हार्ट अटैक को प्रमोट करती हैं।
तो हमें इस सब से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल सबसे जरूरी है। अब आप बात करते हैं लाइफ स्टाइल की, तो लाइफ स्टाइल में मुख्यतः 3-4 चीजें आती हैं। अगर लोग इस चीज को कर लें, अपना लें, मेरा एक सभी से, मैं अपने सभी मरीजों से कहता हूं कि मैं आपको 4 शब्द बताता हूं, उसको याद कर लीजिएगा और वो आपके इतना काम आएगा। सो अर्न, EARN, तो यू हैव टू अर्न, इन 4 शब्दों को अर्न करना है आपको। क्या बात है। कैसे करें? E फॉर एक्सरसाइज, ओहो। A फॉर एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण कैसा है जीवन के प्रति? क्या आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं? क्या आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं? आप एंग्शियस हो जाते हैं? तो हर चीज को आप पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं? अब R फॉर रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको नींद सही नहीं ले रहे हैं आप नींद, तो आप अपने बॉडी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तनाव होगा तो नींद कम आएगी आपको। तो तनाव से मुक्त होना है और रेस्ट लेना है। रेस्ट से मेरा मतलब होता है ये नहीं कि आपने गए और आराम से कुर्सी पे बैठ गए तो वो रेस्ट है आपका, नहीं। एक डीप स्लीप। कितने घंटे की नींद? क्योंकि सर मिनिमम 6 घंटे की इस दौड़ भरी जिंदगी में साउंड स्लीप अगर लोगों को 6 घंटे की भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और किसी को 8 घंटे की मिल रही है तो सर वो सोने पे सुहागा है उसके लिए। उसके बाद सपनों की उड़ान आप जो है वो जगने के बाद कीजिए। कभी करिए, आप खुद भी देखिएगा, जिस दिन आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो अगले दिन आपका कैसा लगता है? आप रिलैक्स लगते हैं। आप ये भी कहते हो, मैंने तो अपने मरीजों से सुना है जब वो अपनी बात बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नींद बहुत अच्छी आई और दर्द भी हमारा कम रहा। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बात सच है। जब आप डीप स्लीप लेंगे तभी हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छी तरीके से आपके ब्लड में जाएंगे। क्या बात। तो आपका जो नेचुरल एंडोर्फिन है, जिसे हम पेन किलर कहते हैं नेचुरल, वो रिलीज होगा और बहुत सारी सेरोटोनिन होगा। बहुत सारी हीलिंग जो होती है, हीलिंग तो बगैर उसके, देखिए डीप स्लीप का मतलब है कि आप एक अल्फा एंड थीटा स्टेट में पहुंच जाना, और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और लास्ट वर्ड है सर अर्न का N फॉर न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज करिए, अच्छा दृष्टिकोण रखिए जीवन के लिए, और रेस्ट लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, और एक बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए। संतुलित, ये संतुलित बता दीजिए, बच्चे आजकल समझना नहीं चाहते। देखिए बच्चों का तो क्या बताएं कि हर पेरेंट के जितने मेरे पास आते हैं बच्चों को लेकर, कि सबकी एक ही शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब ये तो जंक फूड, कभी पिज्जा ऑर्डर कर देगा, कभी कुछ ऑर्डर कर लेगा, बाहर जाएगा तो कभी बर्गर खा लेगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि भाई इन सब चीजों से खाओ, क्योंकि मानोगे नहीं आप, खाओ आप थोड़ा, लेकिन एक कम वॉल्यूम में, और कभी कभी खाइए आप आदत डालिए फ्रूट्स खाने की। अब शुरू से बच्चों को आदत डालिए कि वो सीजनल फ्रूट्स तो जरूर खाए, कुछ नहीं खाए तो एक सेब और एक केला ही खा ले, और नट्स खाने की आदत डालिए। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें हमारे पोर्शन में प्रॉपर प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, एंड फैट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सारे मिनरल्स, मैक्सिमम मिनरल्स हमें हमारे वेजिटेबल्स और हमारे फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ लोग तो रात में भी फ्रूट्स खाने की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई सुबह सुबह फ्रूट्स खाओ, सबसे सही देखिए फ्रूट्स तो एक ऐसी चीज है कि अगर आप शाम को भी खा रहे हैं, आपको सपोज करो आपको मंचिंग करने की आदत है, बहुत से लोगों को होती है कि आप गए बाहर निकले और डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा हुआ है आपकी, आपने उठाया और खा लिया, उस कैलोरी को तो कोई काउंट नहीं करता, और फिर कहते हैं कि कुछ मजा नहीं आ रहा, वजन भी कम नहीं हो रहा है हमारा। तो क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि वो मंचिंग जो है उसका तो आपको काउंट ही नहीं है। वो तो आप चल रहा है, वो कितना कैलोरी आप ले रहे हैं, आप तो बस अपना पोर्शन काउंट कर रहे हैं कितना खा रहे हैं। तो मेरा ये है कि मंचिंग के लिए आप चने का इस्तेमाल करें, बहुत सारे आजकल रागी है, इसका करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें आप, और शुगरी ड्रिंक्स थोड़ा उससे बचें, वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। बच्चों में जैसे हमने पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक का बड़ा चलन है, जबकि ये डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर दोनों अलग अलग रहें, अलग अलग टाइम पे लो तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है अगर आपको लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स जितना भी है, आप यकीन नहीं करते कि आपके ब्लड शुगर लेवल को वो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ भगाता है, कितनी तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाता है।
तो उससे अच्छा है कि आप शिकंजी ले लें बहुत कम मीठे के साथ में, और हो सके तो नमकीन वाली ही शिकंजी आप ले सकते हैं। ऑफिस में भी आप कोशिश ये करें कि भाई अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो चीनी का उसका इस्तेमाल ना हो। शिकंजी का इस्तेमाल जो गर्मियाँ आ रही हैं जैसे उसमें कर सकते हैं आप। तो इस शुगरी ड्रिंक से हमें थोड़ा-सा बचना चाहिए। अगर हम इससे बच जाएँगे तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक आप फिट भी रह सकते हैं और अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, तो जस्ट लर्न टू अर्न, मतलब अर्न पे जो है वो ध्यान दें, सीखें इसके बारे में, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जब साउंड स्लीप की बात हो रही है तो एक डीप ब्रीदिंग की भी बात होती है डॉक्टर साहब, वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए डीप ब्रीथिंग जब आप खुद महसूस करिए, जब आप लंबी और गहरी साँस लेते हैं, तो आप एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। क्योंकि एक तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है उससे। दूसरा ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, वो पर्याप्त मात्रा में जा रही है। तो डीप ब्रीथिंग से ऑक्सीजन तो जा ही रही है, लंग की आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। दूसरा, आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो रहा है, जो कि आपके तनाव की वजह से वो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका था। यानी तनाव कम करने में भी ये सहायक है? सर बहुत कि बड़ी सहायक है। अगर आप डीप ब्रीदिंग में भी अगर मैं बताना चाहूँ सभी को कि कुछ नहीं करना, एक लूप ब्रीदिंग भी अगर आप शुरू कर देंगे 5 सेकंड्स इनहेलेशन एंड 5 सेकंड्स एक्सहेलेशन, मैं करके दिखा दूं थोड़ा सा कैसे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप सीधे बैठिए आराम से और लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस इतना गहरा लेना है कि 5 सेकंड लगें। अमूमन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने ऊपर तो 2.5 से 3 सेकंड लगते हैं हमें सांस लेने और छोड़ने में। लेकिन हम चाहते हैं कि आप 5 सेकंड तक पूरी बेली ब्रीदिंग करो आप। आप लेंगे तो हम आपकी भी बेली आपके तो साथ जैसे जो है हम वो लेंगे। बिल्कुल हम कर सकते हैं हाँ, इसको। हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल। आपका जो बेली है, ये बलून है, ये फूलना चाहिए। तो इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जब आपने लंबा गहरा सांस लिया तो मेरा पेट देखिएगा। 5 बार भी आपने ब्रीदिंग, 5 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 बार भी कर ली। हाँ, मतलब अब ये जितने में आपने साँस लिया, साँस छोड़ा, दोनों आप ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स 5 उसका लो। सेकंड्स का एक लूप ऐसा बना लो। बनाइए और हाँ, इसको उसको आप रोको। 5 मिनट रोज प्रैक्टिस कीजिए। बस 5 मिनट। 5 भाई मिनट में आप 5 मिनट देना है सिर्फ। 5 मिनट में आप अपने अंदर हुँ, चमत्कार देखेंगे 15 दिन में। क्या बात ये मैं करता हूँ तो मुझे इसका मालूम है कि इससे होता क्या है। है। आप अपना नर्वस सिस्टम, जब आपको लग रहा है कि आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी पहचान क्या है? इरिटेशन होना। उसकी पहचान है एंग्शियस होना। उसकी पहचान है फ़ियर ऑफ फीलिंग, डर महसूस होना। तो जो ये चिंताएँ चारों तरफ लगी रहती हैं, सब पे तुरंत काबू। आप बैठो और 5 मिनट ये ब्रीदिंग करो और फिर आप मुझे बताना कि आप रीसेट हुए या नहीं हुए। क्या आप बात है! रिलैक्स फ़ील क्या बात करोगे। है! भई एक चैलेंज के रूप में आप लोग लें। ये देखिए आप ये एक एक बार 5 मिनट के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने, मैंने कहा अगर सुबह और शाम तो मुझे कर लें तो फिर तो कोई तनाव फिर नहीं, कोई तो समस्या कोई नहीं। तनाव नहीं, आनंद ही आनंद है फिर जीवन में। पूरी हाँ। तरह से आनंद है भई जीवन में। आनंद उठाएँ, फिर आपके आपके हक में है, आपके हाथ में है कि भई आप आनंदित होते हो या नहीं होते बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास किस तरह के मरीज़ वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं आपके क्लिनिक में? देखिए हमारे क्लिनिक में ज़्यादातर मरीज़ घुटने के दर्द से संबंधित आते हैं, अच्छा। स्पाइन के आते हैं, नेक पेन, बैक पेन उसके आते हैं, ओहो! स्पोर्ट्स इंजरीज़ आते हैं, हुँ, हुँ। टेनिस एल्बो के आते हैं, टेनिस बैक एल्बो। पेन में भी स्लिप डिस्क के काफ़ी मरीज़ आते हैं हमारे पास में। तो जितना भी न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हैं, उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास में ज़्यादातर आते हैं। और इनमें से भी अगर कहें तो किनकी संख्या ज़्यादा होती होगी? हमारे पास में स्पाइन और घुटनों की संख्या सबसे अच्छा। ज़्यादा रहती है। किस वजह से ऐसा होता होगा? सर देखिए और घुट जो एज है वो किस ग्रुप के लोग और महिला-पुरुष ज़रा इसके बारे में भी हाँ, देखिए बैक पेन की अगर मैं आपको बात हुँ, बताऊँ, तो ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी बैक पेन को सफ़र करते हैं। अच्छा। हाँ, हुँ, और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 1/3 लोग ग्रस्त हैं एक एक्यूट एंड क्रॉनिक बैक पेन से। इसके अच्छा। बहुत सारे कारण हैं, उन पे भी हुँ, हम बात करेंगे। तो बैक पेन का ये तो लोअर स्पाइन बैक पेन या फिर क सर कैसे? लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा है, हुँ, फिर नेक पेन है। अच्छा। इनके कारण की भी हम बात करेंगे, क्यों हो रहा है और कैसे हम बच सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ। इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, जिससे साथ भी मैं बात करता हूँ
यंग एज के भी लड़के लड़कियां हाँ, वो बैक भी पेन कहते तो हैं आपको हमें फील लेके होता है। स्टूडेंट से जो 9th-10th का बच्चा है उससे लेके और एल्डरली 60 70 80 इयर्स तक वो शुरू हो जाता है, क्योंकि प्योरली मैकेनिकल एक पेन है ये। अब स्टूडेंट है, उसको लैपटॉप से पढ़ना है, उसको वैसे भी पढ़ना है, तो उसकी आदत मोबाइल है, हाँ, सीधा लैपटॉप बैठने है। की रही नहीं। पोस्चर वहीं से डिस्टर्ब होता है हम्म, बच्चे का। लंबे समय तक पढ़ाई हो रही है, वो लंबे समय तक बैठे हुए हैं, कभी टेढ़े बैठ गए हैं, कभी लेट के पढ़ रहे हैं, कभी आधे लेट के पड़े हुए हैं, तो उससे हमारी स्पाइन धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। सही पोस्चर बनाते नहीं हैं, सही पोस्चर नहीं बनाएंगे तो आपकी जो स्पाइन पर लोड आएगा, एक बॉडी का जो वेट है वो लोड आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि करेक्ट पोस्चर में बैठना ही सबसे फायदेमंद है, क्योंकि आप अपनी जो बॉडी वेट है उसको आप मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्टूडेंट से लेकर और एल्डरली तक बैक पेन से मैक्सिमम लोग ग्रसित हैं सर। ओहो, तो फिर जिनको अगर ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, क्या रिकवरी के चांसेस हैं या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऑर्थो वाले वो कहते हैं कि भाई ऑपरेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं प्रिवेंशन की बात करता हूँ, तो प्रिवेंशन में यही आता है कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन की 3-4 स्टेप्स हैं। आप कॉन्शियसली पोस्चर को इम्प्रूव करो। ओके। कॉन्शियसली कैसे? कि आपको लगा कि मैं टेढ़ा बैठा हूँ, तो थोड़े से सीधे होके थोड़ा सीधे सा मैं भी होके अभी सीधा हो जाऊँ। सीधे होके बैठ जाइए। जैसे ही आपको महसूस होता है कि मेरा पोस्चर थोड़ा-सा स्लाउजिंग हो गया, तो आप सीधे होके बैठ जाइए। आप बार-बार इसे ये करने से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। जब तक माइंड आपका ट्रेन नहीं होगा, तब तक आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ट्रेनिंग बेसिकली। एक ये हो गया। दूसरा, सुबह के टाइम या जब भी आपको समय मिले, क्योंकि अब तो समय सबके लिए ना एक वो है कि डॉक्टर साहब समय नहीं है। मैंने कहा टाइम इज़ नॉट द कल्प्रिट। योर विल आदत में पावर, लेकर आओ, योर हैबिट। हैबिट अपनी आदत में डालो, सही बैठना और एक्सरसाइज करना। तो आप मात्र 5-7 मिनट में स्पाइन की 4-5 एक्सरसाइज तो कर लो, जिससे कि आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अब उन्हीं की वजह से जब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप लंबे समय तक बैठते हैं, मसल थक जाती है, तो आप रेस्टिंग पोज में आना शुरू हो जाते हैं। वहीं से सारा डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है हमारा। तो सही पोस्चर में बैठना, सही एक्सरसाइजेस करना 5 से 10 मिनट की। और सर जब भी मौका मिले, अब मैं ये कांसेप्ट पे नहीं हूँ कि भाई सुबह ही वॉक करनी है, शाम को वॉक करना है। व्हेनेवर यू फाइंड द टाइम, जस्ट गो फॉर द वॉक। आप जाइए, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। तो एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की वॉक मैंडेटरी है। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगा बच्चों के मामले में, कि बच्चों को पर्पसफुली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराइए आप। क्योंकि मोबाइल मोबाइल है, एक्टिविटी हाँ, में वो नहीं। मोबाइल पकड़े रहते हैं मोबाइल में बहुत ज़्यादातर सारे देखा गेम होगा। हैं, तो वो तो पूरे-पूरे दिन मोबाइल में ही झुके रहते हैं। अब मोबाइल का पोस्चर कैसे रहता है? गर्दन झुका कर बैठे रहते हैं। अब सर भी दर्द कितना लोड लेगी ये मसल, आपकी छोटी-छोटी मसल हैं। इतना लोड जाएगा आपका, हमारे सर में अमूमन 3.5 किलो वज़न होता है। अब वो 3.5 किलो वज़न अगर नीचे झुकेगा तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। तो 3.5 किलो मल्टीप्लाई बाय दैट ग्रेविटेशनल फ़ोर्स 9.8। ओह! तो उतने के लिए तो हमारी मसल तैयार ही नहीं है ना। सही। तो उसे तैयार करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको सही बैठना होगा। आप कहीं भी चले जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, गर्दन तो आदत में डाल लीजिए कि मुझे तो जब भी मैं काम करूँगा, मोबाइल मेरी आँखों के सामने रहेगा, पैरेलल रहेगा। मैं अपने लैपटॉप पे भी काम करूँगा, तो उसकी स्क्रीन मेरे सामने रहे। सामने हो, नीचे नहीं करना है नीचे मुझे, नहीं। ये आप बहुत यही मुतरदिन हैं। हाँ, यही ऑब्ज़र्व आप बच्चों में करो। जब बच्चे लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बीच-बीच में टोको। वो टोकना आपकी ट्रेनिंग है। उन्हें बार-बार ट्रेन करोगे, लर्निंग सिखा रहे हो आप टोकना। तो उससे क्या होगा कि उनका सही बैठने का उन्हें तरीका और समझ नहीं में भी आ ऐसा हुआ जाएगा। तो आप घर में ही गर्दन के मरीज़ तैयार कर रहे हो। बिल्कुल, हर घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिडिल एज वाले भी हैं। सारे सारे धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जब से बैठने का कॉर्पोरेट सेक्टर का ये हुआ है, देखिए एक प्रोग्रेस तो हमने की है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपने आईटी फील्ड में, लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम इसमें। तो मेरा ये कहना है क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें?
मैं तो कहता हूँ 10 घंटे काम करो बैठ के, बट अपने आप को प्रिपेयर तो करो आप। एक तो लैपटॉप हो गया, वो कल्प्रिट है, मतलब आप जो है सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं, हाइट सही नहीं है वो है। हाँ। दूसरे वॉलेट जो है, वो भी वो पर्स जो है पीछे देखिए, रखते हैं हाँ, लोग, अच्छा, उस पे ये आपने बैठते हैं। बड़ा अच्छा ये भी कई बार हुआ है। ये बड़ा हम अच्छा लोगों एक ने भी मैं उसके हाँ, बाद से मैंने सवाल यूज़ करना उठाया। बंद कर दिया जब से हमा बल्कि आपसे ही मैं मिला था एक बार, उसके बाद से मैंने वैसा करना बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल आपने सर करुण जी बहुत अच्छा ऐसा सवाल उठाया जो कि मोस्टली इग्नोर किया जाता है। हुँ, 90% इग्नोर किया जाता है। हुँ, हुँ, हम एक पढ़ते हैं वॉलेट सिंड्रोम। हुँ, वॉलेट सिंड्रोम क्या है कि हम अपना पर्स रखते हैं, तो अब पर्स लोगों के अच्छे खासे थिक होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी। अब वो जब हम गाड़ी में बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, तो वो पर्टिकुलर हुँ, एक प्लेस है। हाँ, एक एक छोटी मसल की प्रीफॉर्मिस एक मसल होती है, उसकी जगह है वो। अब उसको वो बार-बार, बार-बार, बार-बार टच करता रहता है, दबता रहता है। अब उस मसल में स्पैज़्म आता है। उस मसल के स्पैज़्म की वज़ह से उसके नीचे से सियाटिक नर्व जारी होती है। वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग कंप्लेन ये करते हैं कि भई मेरी थाइज़ में, बैक ऑफ द थाई या नीचे मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तो जो सियाटिक नर्व के कंप्रेशन से वो कंप्रेशन आपके वॉलेट से हो रहा है, ना कि आपकी मेन रीढ़ की हड्डी से हो रहा है। तो जो आपने ये वॉलेट का बताया, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा हुँ, कि जब भी आप बैठें, आप अपना अमूमन गाड़ी में वॉलेट निकालें, साइड में रख दें। हुँ। ऑफ़िस में बैठें, वॉलेट निकालें और अपना उसको साइड में रख दें और आप इस तरह के पेन से पूरी तरह से अगले बच सकते पॉकेट में हो। अगर रखें? आगे की पॉकेट में रखिए ना। हाँ, उसमें 2 कोई प्रॉब्लम 2 नहीं। फ़ायदे हैं सर उसके। हुँ, आप हुँ, घूमने भी कहीं जा रहे हो, हाँ। एक तो प्रेशर नहीं आएगा उसका, हुँ, हुँ। एक चोरी से बच जाएगा, जेब कतरों से भी जेब साथ। कतरों से बच जाएगा वो। ये तो दोनों उसके आपके हक में है। शाटिका जो है वो बहुत सारे जो है यहाँ से यहाँ तक पेन की बात होती है। वो एक क्या ये भी इससे रिलेटेड है और दूसरी क्या क्योंकि अक्सर आजकल लोग शिकायत कर रहे हैं, चलते समय बहुत दर्द अचानक यहाँ से लहर उठ रही है और वो नीचे पैरों तक जा रही है। वो किस वजह से है? उसका सियाटिका सर नसें हैं जो लोअर बैक से निकल रही हैं हुँ, और इनका मुख्य कारण ये रहता है कि स्लिप डिस्क हो जाना, डिस्क का बाहर निकल आना। ओह! हाँ, डिस्क एक ऐसा स्ट्रक्चर है, 2 वर्टिब्रा हैं, उनके बीच का एक कुशन है बेसिकली वो। तो वो कुशन एक शॉकर का काम करता है, जब आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी सब चीज़ें हैं। तो ये डिस्क स्लिप होती क्यों है? ये मैक्सिमम लोग जब गलत तरीके से झुक के कोई वज़न उठा रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उससे होगी। हुँ, हुँ, या कोई चोट लग जाए, आप गिर जाएँ कहीं से, एक्सीडेंट हो जाए, तब हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं तुम्हें ये क्यों हुआ? तो उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमने घर में गमला उठा लिया था, पानी की बॉटल उठा के साइड में रख दी थी हमने। हुँ, या जो जिम में जाते हैं, वो जी कुछ हम डेडलिफ्ट कर रहे थे, तो उस तरह की सारी चीज़ें मोड ऑफ इंजरी के फॉर्म में इस तरह से होता है। जब वो डिस्क बाहर आ जाएगी, तो वो नस को वहाँ इम्पिंज करना, दबाना शुरू कर देगी। उस दबाव की वजह से, क्योंकि नर्व का काम एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, मसल्स को पावर देना है, तो जब वहाँ कोई दबाव पड़ेगा, तो उसके अपने-अपने सिम्पटम्स भी होंगे। दर्द पहला सिम्पटम है उसका, झनझनाहट महसूस हो सकती है, पैरों में कमज़ोरी महसूस हुँ, होती है, अगर ज़्यादा कुछ होगी तो उसमें कमज़ोरी हो सकती है। दूसरा सुन्नपन महसूस कर सकते हैं, टाँग में भी, नीचे पैर की उँगलियों में भी हम सुन्नपन महसूस कर सकते हैं। तो मुख्य कारण अगर इस तरह के चीज़ें आपको महसूस कर रहे हुँ, हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर जो भी सलाह दें, हुँ। वो करना चाहिए। ऐसे सिम्पटम्स आएँ तो अपनी स सभी प्रकार की एक्सरसाइज़ बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ओह! करें। तो किस तरह की सलाह बेसिकली होती है जो इसमें अगर ऐसे केसेस आते हैं देखिए, तो हमारा सबसे पहला तो ये होता है कि हमें इन्फ्लेमेशन या पेन को रिड्यूस करना है। हुँ, तो इन्फ्लेमेशन पेन को रिड्यूस करने के लिए एक फिज़ियोथेरेपी का हम सपोर्ट लेते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको मेडिकेशन का सपोर्ट देते हैं। जब थोड़ा बेटर हो जाता है तो हम वो फिज़ियोथेरेपी का सपोर्ट लेते हैं। अब फिज़ियोथेरेपी बहुत एडवांस्ड हो गई है। हुँ, हुँ, जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ थी वो भी हैं अभी, बट हमने ये पिछले कुछ सालों से ये महसूस किया है कि हाँ, फिज़ियोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है। जो रिज़ल्ट हमें बहुत लंबे समय बाद आते थे इन सब चीज़ों के, वो कुछ ही दिनों में हमें रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेंटर है वो मोस्ट एडवांस सेंटर है एनसीआर हुँ, का। हुँ। तो हम उसमें चीज़ें यूज़ करते हैं। अब हम
मैक्सिमम क्रॉनिक पेन और उनको हम्म, 2 से 3 हफ्ते के लिए बुलाते हैं। पहले हमें 2-2 महीने के लिए बुलाना पड़ता था उन्हें। तो उस तरीके की चीज़ें हम ट्रीटमेंट में लेते हैं। मतलब इसमें ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तक तक तो अभी जाने की जरूरत नहीं नहीं, नहीं, पड़ती नहीं, ना। नहीं, नहीं, ऑपरेशन तक की नहीं है। हाँ, हमारा यही कहना है कि हम्म, आप मैक्सिमम 90% तो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी, पड़ती। अगर हम्म, सही समय से हम्म, सही इलाज हम्म, आपको मिल जाए। हम्म, और फिर उसका एक रिहैबिलिटेशन से मेरा मतलब है काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, हम्म, कौन सी एक्सरसाइजेज उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उन्हें हम्म, सूट करती हैं। कई बार होता है ना कि वो दर्द अचानक गायब, तो लोग फिर शांत पड़ जाएंगे शायद ये ऐसी, फिर हफ्ते भर बाद 2-3 दिनों के लिए, फिर कुछ समय के लिए गायब, फिर 1 महीने के बाद, तो हाँ, वैसे में फिर मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि सलाह डॉक्टर ही देता है कि भाई आपको ना हम्म, इतने इतने समय तक थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि हम्म, रेस्ट पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे ही मरीज को थोड़ा आराम आता है तो वो रेस्ट करना भूल जाते हैं। हम्म, मैं भी देखता हूँ, जैसे ही किसके दर्द में आराम आया उसने हम्म, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, उन्होंने सोचा मैं ठीक हो गया। हम्म, बट वो टिश्यू है, वो स्ट्रक्चर है एक, उसको हील होने में समय लगता है। हम्म, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं अपने सभी पेशेंट्स को यही कहता हूँ, मैंने कहा देखो, पेशेंस थोड़ा सा रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। टू मच टू अर्ली वाला कंसेप्ट रखोगे तो बार बार मेरे पास आओगे। तो हम्म, एक बार पेशेंस रख लो, हम्म, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आप ऐसे ऐसे कर लो, तो हो सकता है कि लंबे समय तक, हम्म, लंबे समय से मैं बात कर रहा हूँ सर 2 4 5 साल की, कि शायद मेरे पास ना आना पड़े, इतने तक आप बिल्कुल ठीक रहो। और अगर ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी फिर दोबारा से ये पेन आपको जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल। जब तक कोई टिश्यू प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगा हम्म, या रीस्टोर नहीं होगा या उसका इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा, और आप उस पर बार बार लोड डाल रहे हैं, हम्म, तो वो और ज्यादा इंजर्ड होने के उसके पूरे पूरे हम्म। चांसेस बने रहते हैं। जितनी जल्दबाजी दिखाएंगे उतनी ज्यादा समस्या गंभीर और लंबी खिंचती चली जी जाएगी, हाँ। तो भाई ये ध्यान रखने वाली बात। घुटने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है, और खास तौर पे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये घुटना जो है वो साथ छोड़ता चला जाता है ऐसा लगता है। लेकिन किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जो अब उम्र जिनकी बढ़ रही है, बल्कि अब तो कहें कि बल्कि शायद कम उम्र में भी ऐसी समस्या देखने को आती है, जी और क्या कुछ दूसरे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि कुछ मदद भी मिल सकती है इनकी हीलिंग में? हाँ, देखिए घुटने की समस्या आपने बिल्कुल सही कहा हम्म, कि काफ़ी तेज़ी से, मैं अगर पिछले 15 साल की बात करूँ आपसे, तो इन पिछले 15 साल में घुटने के मरीज बहुत ज़्यादा हुए हैं। घुटने के दर्द से काफ़ी लोग परेशान हैं। घुटने के दर्द के कारण हैं, कई सारे कारण हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें हम्म, कार्टिलेज आपका वेयर एंड टियर हो जाता है। दूसरा कोई स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाना, कोई खेलते हुए आपको लिगामेंट में चोट लग गई आपके, तो इस तरीके से इंजरी से भी हो सकता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमें बहुत समझना होगा, और समझ कर उसे एक्ट भी करना होगा। तो देखिए, जैसे घुटना ये एक स्ट्रक्चर है हम्म, नी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आपका नी का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का हिस्सा होता है। ये ऊपर नी कैप है जिसे हम पटेला कहते हैं। तो इसमें आर्थराइटिस कहाँ-कहाँ होता है? सबसे पहली शुरुआत हो जाती है पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस की। जो पटेला के नीचे कार्टिलेज होता है, ये बार-बार चल के ओवर यूज़ होके घिस-घिस के ये अपना वेयर एंड टियर हो जाता है इसमें। ये घिसता क्यों है? सबसे पहला कारण आपका वज़न बढ़ना, बीएमआई का बढ़ना। क्योंकि बॉडी वेट जो हमारा है, उसका 4 टाइम्स फ़ोर्स आपके नी पर आता है जब आप खड़े होते हैं, या जब आप चल रहे होते हैं, या जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, या जब आप सीढ़ी चढ़ उतर रहे होते हैं। तो सपोज़ करो किसी का हाइट 5 फुट 5 इंच है। अब उसका वेट होना चाहिए मैक्सिमम 60 किलो या 62 किलो। अब उसका वेट 70 किलो है। तो हर समय वो 10 किलो एक्स्ट्रा वेट ले रहा है। 10 किलो तो एक्स्ट्रा वेट है, जब हम चल रहे हैं तो 4 गुना उसकी फ़ोर्स उस नी पर जा रही है। तो 40 किलोग्राम का फ़ोर्स हर समय एक्स्ट्रा बेयर कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सर, ये कब तक का साथ देगा हमारा? अच्छा, दूसरा, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। वॉक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज़ है, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन
जब आप वॉक कर रहे हैं, वॉक के साथ में 5-7 मिनट की नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप कहीं भी जा बैठ जाइए, बेंच पर जब आप वॉक कर रहे हैं, थोड़ी-सी ऊँची बेंच हो, कुछ नहीं तो अपने घुटने को बैठे-बैठे सीधा ही कर लीजिएगा आप। उसको 5 सेकंड 10 सेकंड रोक के और वापस ले आइए। कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं। दूसरा, हम कारण की बात कर रहे थे, तो वेट का बढ़ना, मसल्स का कमज़ोर होना, तो हमारा ये सबसे पहले जाएगा। एक कंडीशन स्पोर्ट्स पर्सन्स, इवन मैं बच्चों में भी देख रहा हूँ, बच्चे वो जो कि बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या जो रनर्स हैं, एक है कंडीशन कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला। उसमें क्या होता है कि उसमें नी कैप का जो कार्टिलेज है, वो धीरे-धीरे घिसना शुरू हो जाता है। ये, अब आप जब चलेगा, उसके कारण ये होते हैं वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पटेला कम घिसे, नी कैप कम घिसे। तो इसके केसेस मेरे पास में पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा आ रहे हैं। जिनकी एज 20 साल है, जिनकी एज 20 से 35 साल, 40 साल के बीच में, कि सर आजकल मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मुझे ना नी में पेन आना शुरू हो गया है। मैं टेनिस खेलता हूँ तो मुझे ये पेन आना शुरू हो गया है। क्योंकि वो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज़ हैं। आप खेलते तो हैं, अगेन हम स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथ पे कम ध्यान देते हैं। हमने सोचा कि गए थोड़ा-सा बैडमिंटन से 5 मिनट वार्म अप किया और ठीक हो गया, हम अपना गेम खेल कर आ गए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप अगर खेलते हैं और रेगुलर खेलते हैं तो आप अपनी मसल्स को ट्रेन करिए। उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वो अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं होगी उसके पास में, तो आपका नी का स्ट्रक्चर डैमेज वो होगा ही वार्म नहीं। अप करने के लिए जो बात करते हैं, वार्म डाउन भी हम कह सकते हैं, खेलने के बाद वो कर लो, कूल डाउन कर वो लो। तो सर वो हुँ, कांसेप्ट मैं कह रहा हूँ ना कि हुँ, बस रैकेट लो और 5-10 मिनट अपना वो किया उसमें अपना उस तरह से कर लिया। हुँ, बट प्रॉपर एक सही सिस्टम के साथ में हुँ, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल हुँ, डाउन, स्ट्रेंथनिंग, थेराबैंड ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब हुँ, करना चाहिए। ये मैं यंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, यंग हुँ, बच्चे जो अकेडमीज़ में आजकल हुँ, खेलते हैं, हुँ, उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इवन उनके कोचेज़ को, उनके ट्रेनर्स को इस बात पे ध्यान, क्योंकि देखिए वो बच्चा खेलना शुरू किया, वो अपना करियर स्टार्ट करना हुँ, चाहता है। अगर इनिशियल करियर में उसको कोई इंजरी हो गई, तो उस इंजरी से रिकवर करने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लग ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपनी मेन करियर शुरू करने से पहले ही इंजर्ड हो गए और गोल्डन उन्होंने पीरियड ध्यान निकल नहीं दिया गया। उस इंजरी के हुँ, बाद में। हुँ, वो खेलते रहे, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, वो पूरा करियर उनका तबाह हो गया उससे। तो बिल्कुल। इस चीज़ को, कोई भी पेन होता है, कुछ भी होता है, हुँ, हुँ, आप अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाएँ, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ वहाँ, उनसे सलाह लें, वो आपको तरीके बताएँगे कि किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो वो सारी सब चीज़ें ये करना है। अब दूसरा जो मुख्य कारण आ रहा है हुँ, हुँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, एक ये यहाँ कार्टिलेज है, ये तो इसका मेनिस्कस है, हुँ, ये हुँ, बोन के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इसका भी सर मुख्य कारण ओवरवेट है हमारा, और ये समस्याएँ हमें 40 के बाद स्पेशली फीमेल्स में देखने को मिल रही हैं, हुँ, लेकिन 40 में पेन ऑन एंड ऑफ होता है। उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि खड़े रह के काम करना। जैसे अगर हाउसवाइफ़ हैं, हुँ, तो हुँ, हाउसवाइफ़ में भैया किचन का अगर मैं सबसे पूछता हूँ तो 2 ढाई घंटे एक नॉर्मल सा टाइम है बिल्कुल, कि हम कम 2 से कम 2 ढाई उतना तो घंटे हम करते हैं खड़े हैं। करते तो हैं। खड़े रह के पूरा 4 वेट। गुना फ़ोर्स आपके नी पर जा रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन आप वॉक तो कर लेते हैं, हुँ, अगेन इस मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। हुँ। ठीक है? तो ये कार्टिलेज धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज होता है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड में तो पता भी नहीं, नहीं वो लगता है। हाउसवाइफ्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो कहती हैं कि भई हम तो इतना ही कर रहे हैं, रोटियाँ बना रहे हैं तो ये सिर्फ़ हाथ का एक्सरसाइज़ हो रहा है, ये हम मसाले इधर से ला रहे हैं तो पैर भी मूवमेंट हमारा हो जा रहा है, कंप्लीट एक्सरसाइज़ हम कर ले रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा की ना तो टाइम है, ना ज़रूरत है, वो ये कहती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी आप तो एक्सरसाइज़ रिकमेंड करेंगे ना? देखिए ऐसा है, हुँ, आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया। मैं सबको अपने यहाँ ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है हुँ, कि डॉक्टर साहब हम तो ये करते हैं, वो हुँ, करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं उन्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हुँ, मैंने कहा आप खिलाड़ियों को देखते हैं? हुँ, फुटबॉल खिलाड़ी हुआ या क्रिकेट खिलाड़ी हुआ, कोई भी जो ट्रैक एंड फील्ड का गेम खेलते हैं। मैंने कहा ये अपना गेम खेलते हैं ना, हुँ, मैंने कहा आप ये सोचो कि जो आप घर में कर रही हो वो इनका क्रिकेट खेल रहे हैं। सही। लेकिन उस क्रिकेट को खेलने के पीछे हुँ, ये मेहनत कितनी करते हैं?
क्यों 4-4 घंटे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने उसमें, ताकि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ये परफॉर्म कर पाए अच्छे से, इनकी फिजिकल और मेंटल बॉडी वहां पर जाके कमजोर ना पड़ जाए। अगर ये सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहेंगे, अपनी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, या फुटबॉल खेलेंगे ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो क्या हाल होगा सर? इनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होंगी बहुत जल्दी। तो आप अपने बारे में ये सोचें कि जो काम आप कर रही हैं, आप अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन की तरह सोचें। ये आपका गेम है, इसको काम करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी को। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको 5-10 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जो घरेलू महिलाएं हैं जो कामकाज करती हैं, किचन में रहती हैं, तो भाई वहां पर देख लें कि काम तो आप बहुत कर रही हैं, सभी मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना होगा और उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर समस्या कैसी हाँ होती सर, है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम्म मसल की वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, हम्म मसल कमजोर हो जाती हैं, हम्म और हमारा बोन पे लोड ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता हम्म है, कार्टिलेज ज़्यादा घिसता है, हम्म। वो फिर पेन करता है। तो तो नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं हाँ, देखिए डॉक्टर्स, नी लेकिन क्या रिप्लेसमेंट, कोई इसमें फिर कोई ऑप्शंस आए हाँ, हैं आज के समय बिल्कुल, में? देखिए अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है हुँ, कि हम काफ़ी हद तक आपके कार्टिलेज को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास में हुँ, अर्ली टू मॉडरेट कंडीशन में आ जाएँ, हुँ। तो हम इतना ये कंडीशन क्या है अर्ली टू मॉडरेट? आर्थराइटिस की सर स्टेजेस हैं, हुँ, स्टेज 1, स्टेज 2, तो उसमें एक्स-रे से हमें पता लग जाता है अच्छा। कि आप किस स्टेज में हैं, जो हमारा नहीं, ये आपको तो एक्स-रे से पता चल जाएगा। हाँ, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको कब पता चलेगा कि नहीं हमें सर जाना ही देखिए चाहिए, ये जैसे-जैसे ये अर्ली या मॉडरेट आर्थराइटिस की स्टेज है? कंडीशन बढ़ेगी, हुँ, आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ओके। आपके फ्रीक्वेंसी से पेन पता की चलेगा। इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके। मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं और आपको लगता है कि घुटने में दर्द और स्टिफनेस हो रही है, हुँ, तो समझिए ये पहला साइन आर्थराइटिस का है, ये अलार्म बेल है। अलार्म बेल है। हुँ, तो इसको आप डॉक्टर को दिखाएँ कि वो आर्थराइटिस ही है या कुछ और भी है। ओके। अमूमन स्टिफनेस एंड पेन इन द मॉर्निंग, हुँ, वो कुछ देर के बाद सेटल डाउन, वॉक करते हैं तो सेटल डाउन हो जाता है। हुँ, हुँ, तो ये एक अलार्म है। जैसे हुँ, ही ये अलार्म बजता है, सावधान हो जाएँ। बिल्कुल सावधान हो जाइए कि कुछ हो रहा हो है। रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुँ, पेन इज़ अ हुँ, गुड सिम्पटम। हुँ, हुँ, वो आपको अलार्म दे रहा है कि हुँ, भई कुछ हो रहा है, हुँ, अब आप मेरे लिए कुछ करो। हुँ, हुँ, तो अगर आपने वहीं सही समय पे सही निर्णय लिया, हुँ, हुँ, तो आप नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी से पूरी तरह से बच सकते हैं। हुँ, हुँ। ये स्थिति और कितनी मॉडरेट मान लें तो एक तो अर्ली एक मॉडरेट, एक मॉडरेट में मॉडरेट है, मॉडरेट जिसे हुँ, 2nd एंड 3rd स्टेज का आर्थराइटिस है, हुँ, हुँ, और 4th स्टेज का कि जहाँ कार्टिलेज 80 टू 90% डैमेज हो निकल जाता गया। है। हुँ, हुँ, फिर उससे आपके डिफ़ॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, हुँ, बोलेग हो जाता है। हुँ, आपने देखा होगा कुछ लोग लिम्प करके चलते रहते हैं, हुँ, पैर टेढ़े हो जाते हैं। हुँ, तो ये सब डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं आर्थराइटिस को लेकर। तो सिंपल चीज़ें ये हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं कि हम कराएँ। बिल्कुल, उस स्टेज पे जाने से पहले आप कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है ये। हुँ, हम 2 तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। हमने हुँ, 2 चीज़ों में इसको बाँटा हुआ है। हुँ, एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, हुँ, बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हुँ, कि जो आपकी मसल और आपके कार्टिलेज और आपकी बोन को रिस्टोर करे, उनके सेल्स को ओके, रीजनरेट करने में हेल्प करे। ओके। ठीक है? हुँ, फिर हमें एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हुँ, अब डॉक्टर को ये चाहिए कि वो अपने पेशेंट को एजुकेट करे हुँ, रिगार्डिंग स्पेशली इन आर्थराइटिस। उसको एनकरेज करे कि आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करो, हुँ, आप अपना वज़न भी कम करो। हुँ, ये सारी सब चीज़ें, हुँ, उनको क्या न्यूट्रिशन लेना है, आपके कार्टिलेज को क्या चाहिए, कौन-सा न्यूट्रिशन कार्टिलेज को चाहिए। हुँ, तो डॉक्टर का ये काम है कि उनको एनकरेज करे टू हुँ, डू एक्सरसाइज। हुँ, अब जैसे आपने कहा कि नी रिप्लेसमेंट कैसे बच सकता हुँ, है, हुँ, तो मैं आपको बता दूं कैसे बच सकता है। हुँ, हमने अभी पिछले 2 साल पहले हुँ, हुँ, जर्मन टेक्नोलॉजी है अच्छा, एमआरटी, हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, ओहो! और वो एमआरआई के प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, उसके रिजल्ट्स, हमने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए हुँ, हुँ, कि पिछले 2 साल में कम से 60 से 65 लोगों के नी रिप्लेसमेंट हमने बचा लिए हैं या डिले कर दिए हैं उनके, एंड दे आर हैप्पी। हुँ, 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 पेन भी मैनेज हुआ है। फिर हमने उन्हें पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस पर डाला है, हमने उन्हें एनकरेज किया है
मतलब कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया था, हाँ लेकिन वो आपके पास पहुंचे पहुंचे, और खुद हीलिंग हो गई है, मतलब रिकवर काफी रिकवर हद हो तक गए हो गई है। हैं और हमने उससे उसका उनका इलाज किया। इलाज बहुत लंबा नहीं है, 9 से 10 दिन का इलाज है। फिर हम अपने पेशेंट्स को इतना पॉजिटिव बनाते हैं कि भाई एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ये हैं। देखिए सर, एक चीज है, जो मेडिसिन है वो आपके पेन को कम कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइज आप करते हैं या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो आपके फ्यूचर को बेहतर बना रही है। क्या बात है, तो हमें ये सोचना है ब्रह्म कि वाक्य है ये, ब्रह्म वाक्य है। बहुत सही बात आपने कही। लोग अगर अपने जहन में इस बात को रख लें तो फिर कैसे हमें वो सारी करना है, समस्याएं दूर हो जाएं। समस्याएं दूर हो हम्म, सकती हैं हम्म, हमारी। तो अभी धीरे धीरे हम इस चीज को अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा तो सबसे यही कहना होता है कि आप पूरी तरह से बच सकते हैं, लेकिन अपने दर्द को पहचानो, उसको इग्नोर मत करो। नहीं, जो इग्नोरेंस आप की वजह से बिल्कुल ये समस्या यहाँ तक ये पहुंच यहाँ जाती तक है, पहुंचती है। बहुत आप गंभीर। एडवांस में क्यों आ रहे हैं हमारे पास में? एडवांस आर्थराइटिस जहाँ हमारे भी हाथ बंध जाते हैं, फिर तो आपको नी रिप्लेसमेंट करने का ही वो होगा। आप थोड़ा मॉडरेट उसमें आप देखो ना। अगर आपकी, मैं सबसे ये भी कहता हूँ कि अगर 50 साल के आप हो गए हैं, हर 2 साल में एक बार एक्सरे करा लो ना। अच्छा, एक्सरे से बोन हेल्थ का तो पता लग जाएगा ना, नहीं अगर स्पेस का पेन पता ना लग हो जाएगा। रहा हो तो कोई जरूरत तो नहीं है। देखिए क्या है सर, कि नी के साथ हमने एक चीज देखा है, नी का कार्टिलेज जब माइल्ड टू मॉडरेट में चला जाता है ना, तब पेन करना शुरू करता है। ओके, तो अर्ली स्टेज में तो इतना पता भी नहीं लगता, वो हल्का फुल्का होता है, हो गया ठीक है, आपने थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन कर लिया। पेन किलर खाने की हमें आदत होती है क्योंकि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। हम कहते हैं कि और हम ये सोचना नहीं चाहते हैं कि भैया शायद हम उस प्रॉब्लम तक पहुंच गए हैं, हम उससे आंखें बंद रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें घुटनों की, हमारा घुटना बिल्कुल सही है, मेरे साथ ये समस्या कैसे हो सकती है। ये शायद ये एक्सेप्टेंस नहीं वहां ये पर ही आई गई। एक्सेप्टेंस तो ये लगा लीजिए कि चलो बहुत ठीक है। कम है। मैं कुछ एक किस्सा बताता हूँ कुछ पेशेंट्स का। तो वो गए कहीं, जैसे घूमने फिरने जाते हैं, थोड़ा इंजरी हुआ, एज वही 50 और 60 के बीच में ही होती है, तो इंजरी हुआ तो पेन होगा। अब पेन हुआ तो मैंने कहा यार एक्सरे करा लीजिएगा आप। बोले ठीक है, एक्सरे करा लिया। तो एक्सरे जब हमने देखा तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा जो आर्थराइटिस है वो मॉडरेट स्टेज में पहुंच गया है, 60% कार्टिलेज तुम्हारा। बोले 60% कार्टिलेज है? मैंने कहा हाँ। बोले हमें पता तो नहीं लगा। मैंने कहा ये नी की खासियत है। ये दर्द, मैंने कहा सही से बताना, दर्द होता था? हाँ होता तो था कभी कभी, लेकिन कभी मेडिसिन ले ली, कभी सिकाई कर ली तो वो दर्द मैनेज हो जाता था। तो 60% आप कार्टिलेज डैमेज आपका हो गया है। मैंने कहा चूंकि आपको ये इंजरी हुई है, आपका नी ट्विस्ट हुआ, इसलिए आप हमारे पास आए हैं। जब हमने ये एक्सरे करा के देखा है, बाहर से हमें भी नहीं पता लगता कि कितना डैमेज है आपका नी। तो एक्सरे, मैंने कहा ये जो इंसिडेंस हुआ है, इसे प्रभु की कृपा मानिए आप कि अब आपके हम नी बचा सकते हैं। 80% में आते, 80% में आते, हम भी कहते कि हम कैसे बचाएं इनको। तो कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। नहीं, जो मशीन्स की आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो कितने इसमें फायदेमंद हो सकती है और किस लेवल तक, किस परसेंटेज तक अगर खराब हो गई हो, कार्टिलेज नहीं है सर देखिए, अभी तक जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो 40 की एज से लेकर और 80 की एज तक हमने ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, 95% लोगों का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और मैं पॉजिटिव रिजल्ट अपने साथ लेकर आया हूँ। एक तो अभी रिसेंट मैंने कराया था। हमारे पास में एक एक्सरे है, वो एक्सरे हम मंगवा लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो वो एक्सरे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो MRT है, टेकार एक टेक्नोलॉजी है, तो इनका कॉम्बिनेशन, और फिर उससे दोनों का, जब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हम देते हैं तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन कम होगा, दर्द कम होगा, तो वो फिर रीमॉडलिंग स्टेज में टिश्यू, सेल हमारा जाना शुरू कर देगा। तो इससे आसानी होगी लोगों को, जी लोगों को बहुत आसानी है और बहुत सारी सब चीजें हैं। देखिए ये एक एक्सरे है और शायद सब लोग इसे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। जिनका एक्सरे है वो 45 साल की हैं, वो हमारे पास सितंबर में आई थी। बिल्कुल ये मीडियल साइड जो अंदर की तरफ है, ये एकदम से फ्यूज हो गई है और अच्छा खासा इन्फ्लामेशन हमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये ऑलमोस्ट स्टेज 3 स्टेज 4 आर्थराइटिस का है। तो हमें भी लगा था कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हें तो नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि डॉक्टर बोल चुके थे नी रिप्लेसमेंट कराना है।
तो हमने भी कहा कि आप नी रिप्लेसमेंट ही करा लीजिएगा। इन्होंने कहा कि मेरी तो एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चे छोटे हैं। तो एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव, शी इज़ वेरी पॉजिटिव लेडी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक बार ट्राई करेंगे ये वाला ट्रीटमेंट, तो देखते हैं सर कि कैसा रिजल्ट निकलता है। मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल ट्राई करिए, और उसमें नुकसान नहीं होगा, बस इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होगा, जो मेरा एक गट फीलिंग कह रही है और जो ये टेक्नोलॉजी कहती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी सभी पे काम करती है, जो मुझ पे काम करेगी वो आप पे भी काम करेगी, आपके टिश्यू पे भी काम करेगी। तो सही 6 महीने बाद हमने दूसरा एक्स-रे कराया इनका, और दूसरे एक्स-रे में हमने इनके जो चेंजेस देखे, वो एक ड्रास्टिक चेंजेस हमने देखे। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। ओके। दोनों एक्सरे को आप देख लीजिएगा, बिल्कुल पूरी तरह से एक विजिबिलिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ हेजीनेस है सारी, सारा इन्फ्लामेशन है, कार्टिलेज डैमेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ इन्फ्लामेशन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक फाइन लाइन कार्टिलेज की, एक फाइन लाइन बोन के स्पेस की हमें दिखाई दे रही है। ये एक्सरे कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। फर्क न, तो ये है उस टेक्नोलॉजी का कमाल। फिर हमने इन्हें स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पर डाला कि आपको घुटने की एक्सरसाइज भी करनी है, आपको कोर मसल की एक्सरसाइज भी करनी है, बैक की भी करनी है, आपको लेग्स की भी करनी है। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये तो सेल को रीजनरेट करने में, टिश्यू को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी, लेकिन उसके साथ में हमें बेहतर मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके लिए वो एक रेगुलर रूटीनली एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पेशल एक्सरसाइज प्रोग्राम है हमारे पास आर्थराइटिस के लिए, वो हम रिकमेंड करते हैं। और खाली एक यही, ये तो मैं इसलिए ले आया कि क्योंकि इनका सबसे वर्स्ट केस था जो हमारे पास में है। तो हम इस तरह से काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नी पेन से राहत पाएँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से उन्हें जाना ना पड़े उधर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट बगैर सर्जरी के ही बेहतर होता रहे और हेल्दी रहे ऐसे ही। वैसे तो ऑर्थो एक्सपर्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार दोनों की राय अलग-अलग होती है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले किसके पास जाए? सर देखिए, क्या है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन पूरा एक आपका असेसमेंट, एक डीप असेसमेंट करते हैं, इंजरीज का असेसमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट करते हैं, लेकिन उनका एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उनके पास सबसे अच्छा होता है। तो अभी तो पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों में भी क्लियरिटी आ गई है कि हमें कब ऑर्थो के पास जाना है और कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी अब काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ, एक अच्छी फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मेरे पेशेंट्स के लिए होना चाहिए। अगेन इट्स आपका एटीट्यूड क्या है कि आप अपने पेशेंट को कैसे देखना चाहते हैं, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, वो हर डॉक्टर के ऊपर है कि वो अपने पेशेंट को एक कंडीशन तो होती है कि करना ही करना है, ये तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आपके पास तो ऐसे मरीज आते होंगे ना, जिनको कि ऑर्थो एक्सपर्ट ने, सर्जन ने कहा होगा कि आपको तो नी हाँ, रिप्लेसमेंट वो ही कराना आते है, हैं। या और मैं तभी तो कह रहा हूँ, मेरे पास में एडवांस स्टेज के आते हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एडवांस में क्यों आ रहे हो आप? आप थोड़ा सा ऑलरेडी इतने पहले 5-7 साल से सजग हो जाओ, दर्द में सिग्नल वो हो। समझ लो। हाँ, क्योंकि कुछ केसेस में हम भी कुछ नहीं कर सकते उनका, हमें भी कहना पड़ता है नहीं आप अपनी जाओ। सर्जरी करा लीजिएगा। लेकिन कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का अप्रोच बहुत इतना शानदार है कि वो चाहते हैं कि पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे इसको रखते हैं। ओके। भाई पेशेंट का वजन बढ़ा हुआ है, नहीं आप अपना वेट मैनेज करिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करिए। ये नहीं कि गए और अचानक हमने सर्जरी का डिसीजन लिया, ये तो ये लिया। तो हर तरह का एटीट्यूड है सबका। तो हमें पेशेंट के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि वो हम कैसे उस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकते हैं। बिल्कुल, ये घुटने की बात हो गई। फ्रोजन शोल्डर, इसकी भी बात होती है कि भाई कंधे के दर्द से जो लोग होते हैं, फिर यहाँ पर नेक में भी होती थी, यहाँ पर स्पाइन के पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पेन फील करते हैं। टेनिस एल्बो, इसकी बात हो रही थी। तो ज़रा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब यहाँ पर उन्होंने पहली बार शिकायत की, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था। भाई उन्हें कैसी समस्या हुई थी, वो कहते थे चम्मच, स्पून उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया था उस वक़्त, तो बाकी चीज़ें तो छोड़िए। तो कैसी समस्या हो जाती है और कैसे उससे फिर उबर सकते हैं? पहले तो हम फ्रोजन शोल्डर की बात कर लेते हैं। फ्रोजन शोल्डर के मुख्यतः 2-3 कारण हैं। डायबिटिक लोगों में ये
ज़्यादा कॉमन होता है। ओके। और कोई किसी को चोट लग जाए कंधे में, उसकी वजह से रहता है, या पुअर पोस्चर हुँ, लोगों का रहता है। शोल्डर के मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना करना, उन वो एक वजह निकलती है। एक मैं बहुत क्योंकि जब हम तरह-तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, हुँ, तो एक्सपीरियंस गेन होता है हमें, तो उसी बिल्कुल। से पता लगता है। हुँ, तो एक मज़ेदार चीज़ ये है कि एक मेरे पास एक पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट, तो उनको ना डायबिटीज़ थी, ना उनकी कोई एक्टिव लेडी, शी इज़ वेरी हुँ, एक्टिव लेडी, तो वो शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर हुआ उन्हें। मैंने कहा ये रीज़न क्या रहा होगा, कि तो कोई किसी भी चीज़ में इंजरी भी नहीं बता रही हैं, कोई डायबिटिक भी नहीं है, कोई पोस्चर भी कहती है मैं सही रखती हूँ। तो उनकी एक आदत थी मैक्सिमम, वो अपना पर्स अपने बगल में दबा के चलती थीं। ओह! माय और कहाँ वो से ये हाँ, वॉक पे समस्या? भी जा रही हैं तो ऐसी जाती थी, हाँ, हाँ। और वो लंबे समय से चल रहा है। हुँ, हुँ। अब वो लंबे समय तक जब वो अपना इमोबाइल अपना कंधा रख रहे हैं, तो जो कैप्सूल है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। मांसपेशियाँ टाइट होनी शुरू हो जाती हैं। हुँ, हुँ। हल्का-हल्का दर्द होता है। हुँ, उस दर्द से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं काफ़ी दिन तक। हुँ। तो जब वो एक कॉम्प्रोमाइज़ जो दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आपका हाथ उठना बंद हो जाता है, पीछे पीठ पे हाथ नहीं जाता है, तब हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो एक कारण ये भी है, हुँ, हुँ। लैक ऑफ मतलब मोबिलिटी जिसे मैं हुँ, कहूँगा। हुँ। तो जब भी आप वॉक करें या कहीं पे भी जाएँ, अपने हाथ में पकड़ के रखें चीज़ें, आपकी आर्म स्विंग करते हुए जाएँ, हुँ, ताकि आपका जो जॉइंट है वो मूव करता रहे आपका अच्छे से। हुँ, तो हुँ। आप बच सकते हैं उस तरह के पेन से। हुँ, हुँ। तो इन और तरह के ये जब जो इससे मुझे ये लगा कि लोग मोबाइल भी आजकल ऐसे ये हाथ ये मुझे लगता है पोस्चर ऐसा हो गया। इससे भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये आप ऐसे पकड़ते हो ऐसे मोबाइल आप को हमेशा। बिल्कुल आप ऐसे ये हाथ ये जो है वो ऐसा ही हमेशा वो रहता है। ऐसा हो गया है, वो उसमें बहुत सारे पेन आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, रिस्ट में भी पेन होता है, आपकी हुँ, एल्बो में भी पेन आना शुरू हो जाता है। एक तरफ बहुत देर तक रखोगे तो शोल्डर में भी कई बार वो मसल फटीग हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेन आना हुँ, शुरू हो जाता है। तो अब फ्रोज़न शोल्डर का ये मुख्यतः वैसे तो हुँ। 3 कारण हैं। अ, अर्ली स्टेज में अगर कुछ एक्सरसाइज़ कर ली जाए, तो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। हुँ। जब मूवमेंट पीछे जाना बंद हो जाए या पेनफुल हो जाए, तब हमें हाथ फिज़ियोथेरेपी हाथ का के पीछे जाना। हाँ, पीछे हुँ, जाना, कमर पे पीछे जाना। हुँ। तो शर्ट उतारना, हाँ, हाँ। कपड़े उतारना, उसमें पहनना, वो सारे पेन। उसमें कंघी करने में दिक्कत हो जाना, ओके। तब हमें फिज़ियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, हुँ, पूरी फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसा कंडीशन है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, हुँ। बट ये समय माँगती है। हुँ, हुँ, हुँ। मिनिमम 2 से 4 महीने के बीच का टाइम होता है, जो आदमी हुँ। पूरी तरह से, कई लोग 6-6 महीने में रिकवर होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये भी अगर यहाँ देखें हाँ, तो ये देखिए चीज़। शोल्डर और हुँ, नेक की जो मसल्स हैं हुँ, ऑलमोस्ट वो जुड़ी हुई हैं। तो कई बार शोल्डर की मसल में पेन होता है, तो वो आपके सर्वाइकल जो मसल है, नेक मसल है, उनमें भी पेन वो रेडिएट हो जाता है, और नेक मसल में अगर स्पैज़्म है, तो वो आपके हाथ की तरफ भी आ सकता है, वो कंधे को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इनका तो पोस्चर जो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, पोस्चर आपकी पूरी स्पाइन को, नेक, लोअर बैक एंड शोल्डर, तीनों को करेक्ट कर सकता है। सिर्फ़ पोस्चर जो सिर्फ है वो। पोस्चर अगर हम कर कुछ लें, मत कीजिए, आप कुछ ठीक मत से करिए, बैठिए सीधे सही बैठने, तरीके से। अपने आप में सीधा बैठना भी एक एक्सरसाइज है। सही है। आप सीधे बैठें, हुँ, रिलैक्स्ड बैठें हुँ, बिल्कुल पूरी तरह से। तो इस तरह से चीज़ें करने को तो बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द ही हैं। आप हुँ, चेयर पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हुँ, सपोज़ करो आप बैठे हैं, आप नहीं कुछ कर सकते, तो कुछ नहीं है तो ओवरहेड एक्सरसाइज ही कर लो। पा आप रखिए देखिए, और डीप हुँ, ब्रीथिंग के साथ करो। हुँ। 8-10 बार आपने कर लिया, पूरे दिन आपका कंधा यहाँ से ऊपर नहीं उठा है। ब्रीदिंग भी हो गई और साथ में ये साथ एक्सरसाइज़ में भी। ओवर आप खुद ये मान के चलिए, ओवरहेड एक्टिविटीज़ आप कब करते हैं? पर्पसफुली तो कर रहे हैं। घर में मैडम ने कहा कि ये उतार दीजिए, तब तब जाके आप हाथ उठाते हैं ऊपर, तब उठेगा हाथ। हुँ, 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 अदरवाइज़ हुँ। हाथ बस यहीं तक रहता है हमारा, हुँ, 90 डिग्री तक। और नहीं तो बम बम भोले कभी हाँ, किया तो तभी ऊपर तभी गए। करो, तभी मैं हुँ, तो हुँ। तो देखिए जब हम राधे-राधे करते हैं तो पर्पज़ ही ये है कि यही अपने है। कंधे तो हिला लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हुँ, चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बात-बात में एक बहुत लाइट मूवमेंट में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और हम पेन फ्री रह सकते हैं। पूरी तरह से पेन फ्री रह सकते हैं। बिल्कुल। तो फ्रोज़न डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन और सर, विल पावर कि विल पावर थोड़ा सर, तो ये बगैर करिए आप। बगैर डिसिप्लिन के हुँ,
ये मैं अपने शरीर को, अपने मन को बगैर अनुशासन के ठीक नहीं रख सकता। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी और अमल भी करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। और सचिन तेंदुलकर वाली जो बीमारी थी हाँ, जरा टेनिस वो एल्बो। टेनिस एल्बो का भी देखिए कुछ देख होता है कि ये एक तरह की स्पोर्ट्स इंजरी है। ये एक हम इसको ओवर यूज इंजरी कहते हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द होता है, काफी सूजन आ जाती है, दर्द होता है। इवन मुट्ठी बंद करने में भी फिर आपको पेन होना शुरू हो जाता है इसमें। ये कारण तो हो गया स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ में। अब कोई नॉन स्पोर्ट्स पर्सन्स, इवन जैसे हाउस वाइफ्स हैं, उनके साथ क्यों हो रहा है, या किसी मेल के साथ क्यों हो रहा है? तो कई बार हमने एक चीज देखा है कि आप जब घूमने फिरने जाते हैं तो आप अपना बैग कैरी करते हैं। अमूमन आपको 2, 4, 5, 6 किलो वजन उठाने की आदत नहीं है। आपको कैरी किया, पूरे किले में घूमते रहे, करते रहे। तो जब कैरी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जो टेंडन है हमारा कोहनी के बाहरी हिस्से में, उसमें तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, वहाँ हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। वो बात वहां तक हो गई। हल्का दर्द हुआ, हमने इग्नोर कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद में आपके अदर डेली एक्टिविटीज हैं। हाथ हाथ का काम तो ग्रिप करना है। फंक्शंस जो भी हाथ के हैं हमारे, ग्रिपिंग के हैं सबसे ज्यादा फंक्शंस। अब उसमें जब ग्रिप करोगे तो वो मसल, वो टेंडन बार बार हिट होगा, ओवर यूज होगा, तो वहां आपको फिर इंजरी और बढ़नी शुरू हो जाएगी टेनिस एल्बो की। तो जब भी कभी आपको ग्रिप करते हुए या कोई एक्सरसाइज, या जिम में जो जा रहे हैं, मैं जिम की बात कहूंगा, याद आ गया मुझे कि वो अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्हें वहां हिट हो रहा है चीजें आसपास, एल्बो के निचले हिस्से या उस पर कुछ चीजें हो रही हैं, तब समझना चाहिए कि हाँ। और वो बार बार अगर पेन आ रहा है आपको, हल्का ही पेन आ रहा है, शुरू में हल्का आएगा, अगर वो बार बार हल्का पेन आ रहा है तो एक बार आप कंसल्टेंट से मिल लें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट डायग्नोस कर लें और ट्रीटमेंट दे दें। हम यहाँ अपने यहाँ ट्रीटमेंट, हमारा एक फ्रीक्वेंसी लेज़र है। फ्रीक्वेंसी लेज़र भी एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, और एक हमारा टेकार है। हम उन सब चीज़ों से, जो चीज़ें सर पहले, इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या हुआ है हमें, कि जो पहले हमें बहुत समय लगता था रिकवरी के लिए, वो समय हमारा आधा रह गया है। ये बैंड रखा हुआ है डॉक्टर साहब, ये कब काम आता है? अरे सर, ये तो बस पूछे मत। मैं इसको सभी से कहता हूँ, आप लोग जिम जाते हो तो मेरे पास एक पॉकेट जिम है। हाँ, मैं इसको पॉकेट जिम का नाम दिया हूँ क्या बैंड को। बात है। देखिए, जिम में जाके आप मशीनों के द्वारा या बगैर मशीनों के भी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो अब जिम, आप कहीं घूमने गए, बाहर गए, या हर जगह तो जिम मिलेगा नहीं आपको। तो ये बैंड, ये एक ऐसा बैंड है कि आप मुझे बताइए कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, इस बॉडी पार्ट की मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो वो एक्सरसाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बैंड से कैसे हो सकता क्या है। बात है, कंधे के लिए तो जैसे फिर कंधे बहुत के लिए ही, easy। सपोज करो कंधे के लिए है, हम्म, आप बैंड का असल में पर्पस क्या है, ये एक ऐसी रबर का होता है, इलास्टिसिटी है इसमें, कि ये स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों साथ करता है। एंड सबसे अच्छी बात, जिम में जब आप ड्राई वेट उठाते हैं और वो ही आपका हैवी वेट या ओवर ट्रेनिंग, वो आपका इंजरी का कॉज होती है, बन जाता है वो। इसमें क्या होता है, इसमें इंजरी फ्री प्रोग्राम होता है। सपोज करो हमें कंधे के लिए ही करना है, बैठ गए हमने यहाँ, ये ले लिया। अब देखिए, जैसे हम बहुत देर से बैठे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है करते हुए, तो ये अपना आपने ये वाला एक्सरसाइज कर लिया। ये अपनी, मैं कहता हूँ अपने डेस्कटॉप में डाल के रखो, अपनी गाड़ी में डाल के रखिए। आप सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, अपनी पॉकेट में लेके जाओ ना, इसको 10 बार ये कर लिया, चेस्ट मसल की एक्सरसाइज होगी आपकी। आप पीछे से पकड़ लीजिए, आप लो अपने ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपने पकड़ा, पीछे टाइट लीजिए, ट्राइसेप्स बन गई आपकी। और इसे करने के बाद में इतना अच्छा फील आता है, आपकी मसल्स इतनी अच्छी टोन्ड अप हो जाती हैं बैंड से करने के बाद में, बहुत अच्छी। तो मैं सबसे कहता, इजीली अवेलेबल सर एट एनी स्पोर्ट्स स्टोर, कोई भी ले सकता है। बट हाँ, टेक्निक आपको यूज करने का, इसका तरीका पता होना चाहिए, कि जब इससे कर रहे हैं मूवमेंट तो कोई जर्की मूवमेंट ना आए। अच्छा। वो इंजरी भी कर सकता है, मतलब मूवमेंट एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो इसको हम रोजमर्रा की एक्सरसाइज में तो कर सकते हैं, इसको हम
जब हम इंजरी रिहेबिलिटेशन करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी का रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो ये बहुत काम आता है। हमारा रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि कोई इंजर्ड हुआ, उसकी रिकवरी फेज चल रहा है, उस रिकवरी फेज में अब हमें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को उसके स्पोर्ट्स में वापस भेजना है। तो स्टेजेस हैं, तो वहां हम एक स्टेज में फिर बैंड से शुरू कराते हैं ताकि स्ट्रेंथ डेवलप होनी शुरू हो जाए। शोल्डर का है, शोल्डर की करा ली, एल्बो का है, एल्बो का करा लिया हमने, लेग्स की भी कराते हैं हम उसमें। तो वो अपना धीरे 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 करके फिर इससे ट्रेनिंग होके फिर वो अपने जिम की तरफ जा सकता है। तो ये काम सबसे बढ़िया इसका है। इसे अपनी पॉकेट में डाल के रखिए सब लोग, और पॉकेट में डाल के रखिए, और सुबह जब घूमने जाएं तो जरूर लेके जाएं इसे। ये पॉकेट जिम है और अमेजिंग जिम है ये भाई, और आप जरूर रखें। मुझसे पूछ सकते हैं इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। क्या बात तो है। बैंड तो थेरा बैंड तो मेरा फेवरेट है। मैं हर ग्रुप में इसको यूज करता हूँ, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। मेरे क्लिनिक पे आप देखेंगे तो वहां आपको 80 साल के कोई अंकल आंटी है वो भी यूज कर रहे हैं, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है 18-20 साल का वो भी यूज कर रहा है इसको। तो इसके लिए जो है वो एक कुछ अच्छी सी लाइन कर दें कि भाई, तेरा बैंड मेरा बैंड सबका बैंड तेरा बैंड। पॉकेट बहुत बढ़िया। पॉकेट जिम बहुत जरूरी। कितना फायदा है इसका आपने देख लिया है। स्पोर्ट्स टीम के साथ आप रहे थे डॉक्टर साहब, जरा उसका कुछ अनुभव बताइए और उसके बाद जो है वो देखिए स्पोर्ट्स टीम कुछ जैसे आर्चर्स के साथ काम किया था मैंने थोड़ा, और कुछ फुटबॉल प्लेयर्स के साथ काम किया। तो जब ट्रेनिंग है तो थेरा बैंड की मैंने जैसे बात की, तो उनके पास देसी बैंड था, उसको वो रबर जो होती है साइकिल की ट्यूब वाली, तो उससे वो लोग करते थे। अच्छा। तो देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वहाँ भी उन्होंने उसे बना लिया भी, उससे भी वो है। फिर मैंने उन्हें थेरा बैंड के बारे में सारे चीजें बताई, फिर वो किया, फिर उन लोगों ने उससे ट्रेनिंग शुरू करा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आया उनके लिए। ऐसे ही फुटबॉल टीम है, तो जब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह हम मशीनें कैरी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, वहाँ फिर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल होती है कि ऑन ग्राउंड वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को मैनेज करे, उसके पेन को मैनेज करे। तो उसकी अपनी स्किल्स हैं कि वो जल्द से जल्द उसको अगर कोई इंजरी हुई है, और ऐसी इंजरी है कि जो वो रिकवर हो सकती है कुछ देर में। तो जैसे हाँ, एक चीज़ बीच में मैं एक और बता दूं, ये बड़ा वो होता है कि सपोज करो कोई इंजरी हो जाए, पैर ट्विस्ट हो जाए, जिसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग मैं पूछता हूँ तुमने क्या किया, अगर पहला ट्रीटमेंट क्या लिया, कि सर हमने गर्म सिकाई कर ली। बहुत सारे लोग अभी भी ये करते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी को कोई स्प्रेन आ जाए, चोट लग जाए, तो हमेशा आइस पैक लगाइए सबसे पहले। ये ध्यान रखने वाली बात। और उसके बाद रेस्ट दीजिए, कंप्रेस कीजिए उसको, ठीक है। क्रैप बैंडेज वगैरह बांधिए आराम से उसमें, ठीक है। उसे थोड़ा सा एलिवेट करके रखिए, और शुरू के टाइम में 2-3 दिनों के लिए उस पर लोड कम डालिए। हम यही गलती करते हैं, जब हमें इंजरी होती है हम लोड कम नहीं कर पाते, तो जो इंजर्ड सेल है वो उसकी इंजरी और ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, रिकवर होने के बजाय और ज्यादा हो जाता है। आपने कोई भी इंजरी आपको हो गई और आपने 1 हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया उसी इंजरी के साथ में, उसकी सीवियरिटी हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि नेचुरल हीलिंग तो तब होगी जब आप रेस्ट देंगे पर्टिकुलर उसको। तो इस तरीके से वो सारा रहता है। सो फुटबॉल टीम के साथ भी बड़ा अच्छा सफ़र रहा था। और वहाँ चूँकि एक खिलाड़ी को हील में चोट लगी, तो मैंने उसका देसी इलाज देखा। आई वाज सो सरप्राइज, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है तो। तो उन्होंने वहाँ कुछ सिकाई का कुछ ऐसे साधन नहीं हो पाया, आइस पैक वगैरह लगा ली, टूर्नामेंट लंबा था। तो कुछ दिन के बाद मैंने कहा कि अब इसकी थोड़ा सा वो कर लो, गर्म पानी वगैरह सिखाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने एक ईंट ली, उसको गर्म किया और उसमें थोड़ा पानी डाला, तो स्टीम बनी उसमें। क्योंकि गर्म पानी और स्टीम की सिकाई में बहुत फर्क पड़ जाता है, और वो फिर उससे सिकाई कर रहा था। मैंने कहा ये तो मेथड बहुत अच्छा है, देसी इलाज है सिकाई करने का, स्टीम से अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव थे खिलाड़ियों के, और खिलाड़ी अपने आप में उत्साहित होते हैं। और खिलाड़ियों के लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि एक ही कंसेप्ट को जीवन में याद रखें, टू मच टू अर्ली वाला कंसेप्ट
अपनी इंजरी के लिए कभी भी ना अपनाएं। सिर्फ खिलाड़ियों के, ये सबके लिए वैसे तो बल्कि कह सबके लिए सकते हैं। है, लेकिन खिलाड़ी का क्या होता है ना, उसका वो पेशा जल्द है, हाँ, उसको जल्दी उसको जल्दी, मैदान में आना हाँ, पड़ता है फिर से। इम्पेशेंस ना हो हुँ, और अपने स्ट्रेस, अपनी ब्रीदिंग पे काम करें सबसे ज़्यादा। जो हमने अभी 5 सेकंड लूप की ब्रीदिंग बताई थी, हुँ, उस ब्रीदिंग पे सभी को काम करना चाहिए। हुँ, हुँ, मुख्यतः खिलाड़ियों को तो करना ही करना चाहिए, लेकिन सभी को काम करना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करना है। हुँ। जैसे आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो अपने नर्वस सिस्टम को भी करो ना। वो भी चाहता है रीसेट कि करो, एक मैं बिल्कुल। दोबारा से नई हुँ, शुरुआत करूँ और हुँ, नया सोचूँ और नई मेरे अंदर एक शक्ति और एक नई रिबूट करो चेतना उसे। जागे मेरे अंदर। हुँ, तो रिबूट करना बहुत ज़रूरी है हुँ। और साधारण चीज़ है, कोई भी बैठ के कभी भी कर सकता है इस चीज़ को। बिल्कुल, देखिए आपसे बात करते हुए समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो आखिर में जो दर्शक है उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे चलते-चलते कि भई ये काम ज़रूर करो फिट रहने के लिए? भई मैं तो यही कहूँगा कि समय नहीं चाहिए आपको, हुँ, आपको आदत में लेकर आना है, हुँ, स्वस्थ रहने के लिए। शरीर आपका है, आपको दिया है ईश्वर ने, इसको अच्छे से सँभाल के रखो, अपने मन को अच्छा रखो, खूब काम करो, लेकिन शरीर को सँभालने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग करो, एक्सरसाइज़ेज़ करो, टहलने जाओ, वॉक करो अपना। तो यही मेरी सारी चीज़ें हैं, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं सबके लिए हुँ, कि सबको लोग स्वस्थ रहें हुँ। और मस्त रहें और व्यस्त रहें। चलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें लेकिन अपने लिए ज़रूर पूरे दिन में 1 घंटा समय ज़रूर निकालें जैसा कि डॉक्टर साहब करें। हमारे साथ आप आए, बातचीत की बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच। डॉक्टर संजय सिंह बहुत-बहुत जी। धन्यवाद।